गौतम बुद्ध नगर स्थित गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय के सभागार में दिसंबर महीने की 15, 16 और 17 तारीख को एक प्रेरणा विमर्श जैसा राष्ट्रीय सेमिनार हुआ था। 17 दिसंबर को वह सेमिनार समाप्त हो गया। 3 दिन मैं भी उसी सेमिनार में था। मैंने इस अवसर को आप लोगों के लिए, आरटीआई के लिए, सूचना की दुनिया के लिए उपयोगी बनाने की कोशिश के क्रम में कुछ एक विद्वानों को कई सत्रों में मैंने सूचना की दुनिया के मंच पर बैठाया और उनसे आरटीआई के विविध पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की। उसका पहला अंश मैं आज एपिसोड के रूप में जारी कर रहा हूं। आप इसे देखिए। मुझे लगता है निश्चित तौर पर यह आपके लिए उपयोगी होगा। बस एक अनुरोध यही कि आप जो भी एपिसोड सूचना की दुनिया का देखें, पूरा देखें, अधूरा न छोड़ें। आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार मित्रों, सूचना की दुनिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सुभाष चंद्र सिंह, राज्य सूचना आयुक्त उत्तर प्रदेश। मित्रों, जैसा आप हमारे पृष्ठभूमि में देख रहे हैं, पार्श्व में प्रेरणा विमर्श 2023 स्व भारत का आत्मबोध, एक 3 दिवसीय यहाँ पर सेमिनार हो रहा है, जिस पर भारत की राष्ट्रीयता, राष्ट्रवाद और पत्रकारिता पर विमर्श का एक लंबा चक्र चल रहा है। 3 दिवसीय कार्यक्रम का कल समापन होगा। इस अवसर पर भारत के विभिन्न हिस्सों से मीडिया, शिक्षक, प्रशिक्षक, विद्यार्थी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। तो मुझे ये लगा कि आपके ज्ञानवर्धन के लिए इन सब लोगों के आरटीआई पर विचार मैं जानूं, तो इसीलिए मैंने इन मीडिया के शिक्षक, प्रशिक्षक और विद्यार्थियों को मुझे अवसर मिला कि एक साथ इनके साथ बैठूं और हम सब लोग अपना विचार साझा करें। तो मैं बातचीत करता जाऊंगा और साथ में परिचय कराता चलूंगा। हमारे सबसे बाईं ओर श्री केजी सुरेश जी हैं। ये मीडिया के शिक्षक भी हैं, प्रशिक्षक भी हैं, विद्यार्थी भी हैं, जिज्ञासु भी हैं और बड़ा लंबा इनका जो है पत्रकारिता का, प्रिंट मीडिया का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का इनका बड़ा लंबा अनुभव है। इस समय माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल में विश्वविद्यालय के ये कुलपति हैं, वाइस चांसलर हैं और वहाँ पदस्थापन के बाद इन्होंने कई इनोवेशन के कार्य किए हैं। आरटीआई पर कार्यशाला भी करवाते हैं और वहाँ पर नई नई चीज़ें पत्रकारिता में लागू करने का इनकी कोशिश रहती है। तो मैं सबसे पहले सुरेश जी से मुखातिब होऊंगा कि सर आप बताएं, आरटीआई के बारे में आपके विश्वविद्यालय में अगर कोई इस तरह का कार्यक्रम होता हो या आरटीआई के बारे में आपका अगर कोई विचार हो कि आरटीआई में और क्या क्या हो सकता है, तो आप अपना विचार हमारे दर्शकों के लिए साझा कर सकते हैं। धन्यवाद सिंह साहब। आपका सूचना के अधिकार के क्षेत्र में आपका बहुत बड़ा योगदान है और आपके जो जानकार जागरूक दर्शक हैं उनको मेरा नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, मेरे परिचय में बताया गया है कि मैं एशिया का पहला और देश का सबसे बड़ा मीडिया विश्वविद्यालय का कुलगुरु हूँ और पत्रकारिता का एक अभिन्न अंग है सूचना का अधिकार। हर पत्रकार के लिए सूचना उपलब्ध कहाँ से हो, वो विभिन्न जो उसके स्रोत होते हैं वहाँ से वो एकत्रित करता है और आरटीआई एक बहुत सशक्त माध्यम है सरकार में पारदर्शिता लाने के लिए और जनता जो है वो जवाब मांग सके सरकार से। सरकार के विभिन्न जितने भी आयाम हैं, चाहे वो नगर के स्तर पर हो, ग्रामीण स्तर पर हो, पंचायत स्तर पर हो, इनसे किस तरीके से जवाबदेही सुनिश्चित करें, इसके लिए आरटीआई एक सशक्त माध्यम है और इसलिए हमारे पाठ्यक्रमों में आरटीआई का हमने समावेश किया है और उनका अक्सर प्रयोग हम पर भी होता है, लेकिन हम उसका स्वागत करते हैं। और अन्य विश्वविद्यालयों की तरह जैसे कि नियम है, हमारे विश्वविद्यालय में भी आरटीआई सेल बना हुआ है, जिसके माध्यम से हम, चाहे वो विद्यार्थी हो या कोई आम नागरिक हो, वो अगर कोई भी जानकारी जानना चाहता है तो आरटीआई एक्ट के तहत जो भी वो सूचना के लिए आवेदन देता है
वो सूचना प्रदान करने का हम लोग प्रयास करते हैं। हमारा ये मानना है कि आरटीआई, जैसे मैंने कहा कि सरकारी प्रणाली में एक पारदर्शिता, शुचिता को सुनिश्चित करने और जवाबदेही को सुनिश्चित करने का एक सशक्त माध्यम है। लेकिन यह भी एक सत्य है कि इसका दुरुपयोग भी होता है और कई बार जानबूझकर ये कुछ लोगों ने आरटीआई का, मुझे कहते हुए थोड़ा सा दुख भी होता है कि इसका एक व्यवसाय बना दिया है कि कुछ लोग पूर्णकालिक आरटीआई के एक्टिविस्ट बन गए हैं और जब हम उनका जीवन शैली देखते हैं तो कई बार शक होता है, ये अपने आप को समाज सेवी कहते हैं, लेकिन समाज सेवा करके ये इतना धन कैसे अर्जित हो सके, ये कई बार हमारे मन में ये शंका आती है। और इस तरह के फजूल के सवाल और जिसका उद्देश्य सिर्फ ध्यान भटकाना है, जिसका उद्देश्य डराना है, जिसका उद्देश्य ब्लैकमेल करना है, इस उद्देश्य से कई सरकारी अधिकारियों के खिलाफ भी लगाते हैं। और इसका जो है इसका भी कहीं ना कहीं मैं भी चाहूँगा कि कुछ हमारे अधिनियम में कुछ हमें सुनिश्चित करना है कि इस तरह का दुरुपयोग जो है वो ऐसे प्रावधान हम लाएं जिससे इसका दुरुपयोग ना हो, क्योंकि कुछ लोगों ने इसे, जैसे मैंने कहा कि सुबह से लेकर शाम तक इसी काम में ही लगे रहते हैं। लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे तो यह एक सशक्त माध्यम है जिसका जो है लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, हमारे जनता के उनका अपना हक दिलाने के लिए, हमने, जब मैं दूरदर्शन का संपादक था तो हमने एक कार्यक्रम शुरू किया था, जानने का हक, और उसके माध्यम से भी हमने नागरिकों को उनके अधिकार के बारे में उनको बताया। और आरटीआई से मिली हुई कई सूचनाएं, इतना सूचना उसमें समृद्ध है कि बहुत सारी खबरें उससे बनती है। हमारे अपने माखनलाल विश्वविद्यालय के एक सीनियर विद्यार्थी हैं जो आज इंडियन एक्सप्रेस में बड़े पत्रकार हैं और उनको जो है रामनाथ गोयनका पुरस्कार तक मिल चुका है, श्री श्यामलाल जी। श्यामलाल जी ने मात्र आरटीआई के माध्यम से ऐसी ऐसी खबरें खोद के निकाली हैं जो शायद सार्वजनिक कभी नहीं हो पाता अगर वे प्रयास नहीं करते। तो वो भी एक स्वरूप हमने देखा है कि पत्रकारिता का एक सशक्त माध्यम भी बना है आरटीआई, जिससे बहुत सारी सूचनाएं एकत्रित हो जाती है जो दबाने का प्रयास किया गया, जिसको निकालकर जनता के सामने लाया गया, लेकिन साथ ही उसके दुरुपयोग के भी जो है एक डर लगा रहता है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जैसे जैसे हम परिपक्व होंगे तो वैसे वैसे जो है ऐसे प्रावधान भी बनेंगे जिससे इसका दुरुपयोग ना हो। नहीं, ये तो आपने सही कहा कि इसका दुरुपयोग भी होता है और नियम में संशोधन की आपने बात की, तो ये केंद्र सरकार का कानून है और केंद्र सरकार ही इसमें संशोधन कर सकती है। लेकिन जिस तरह से आरटीआई का दुरुपयोग बढ़ रहा है, निश्चित तौर पर केंद्र सरकार का ध्यान कभी न कभी इस पर जाएगा। सुरेश जी के बगल में वरिष्ठ पत्रकार हैं अनिल निगम जी, आईएमएस कॉलेज गाजियाबाद में प्रोफेसर हैं और इनका अपना यूट्यूब चैनल भी चलता है और विभिन्न अखबारों में ये लेख भी लिखते हैं। तो अनिल जी, आपका आरटीआई के बारे में कोई अनुभव ऐसा हो तो आप साझा कर सकें? जी वैसे बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जब तक आरटीआई नहीं था तो हमें अच्छी तरीके से पता है कि सूचना जो लेने का माध्यम था वो हमारे पास बिल्कुल एक, चाहे वो पत्रकार हो या आम नागरिक हो, सबके पास एक जैसा अधिकार था। हालांकि आरटीआई आने के बाद भी अभी भी एक जैसा ही अधिकार है। जो भी हमारे संविधान में व्यवस्था है, 19(1)(a) आर्टिकल के तहत जो हमारे पास राइट टू फ्रीडम एंड स्पीच है, उसी के तहत हम अपनी बात करते हैं, चाहे अखबार में लिखें या चैनल में हम बात करें या आम आदमी भी अपनी बात रखे तो इसी माध्यम से रखता है। लेकिन कई बार ऐसा होता था, पत्रकार के समक्ष ये चैलेंज होता था कि वो आखिरकार उसे यदि कोई सूचना नहीं मिल रही है विभाग से, नेता से, मंत्री से, अधिकारी से, तो वो क्या करे। ऐसी स्थिति में वो लाचार हो जाता था और यदि वो सूचना छिपाई जा सकती थी तो छिपा ली जाती थी। लेकिन आज पत्रकार के पास भी एक ऐसा टूल है, एक ऐसा हथियार है कि आरटीआई के माध्यम से वो जानकारी निकाल सकता है।
तो ये बहुत ही एक उपयोगी कहना चाहिए कि एक टूल है, एक माध्यम है जिसके माध्यम से पत्रकार अपनी जानकारी निकाल सकता है और आम लोगों तक पहुंचा सकता है। आम व्यक्ति के लिए भी एक ये बहुत बड़ा जो है माध्यम है जिसके माध्यम से वो जानकारी निकाल सकता है। और आज तो सोशल मीडिया जिस प्लेटफॉर्म पे हम बात करते हैं उसके माध्यम से यदि मीडिया भी उसकी बात नहीं रख रहा है उस मीडिया के प्लेटफॉर्म पे, तो सोशल मीडिया के माध्यम से उस बात को रख सकता है, उसे समाधान भी इसके माध्यम से मिलता है। तो आरटीआई ने बहुत मदद की। मैं खुद अपने प्रोफेशनल लाइफ में जो आरटीआई है, आरटीआई का मैंने कई बार उपयोग किया है। जब मुझे सूचना अधिकारियों से नहीं मिली है तो मैंने उस आरटीआई को फाइल किया है और उसके माध्यम से मेरे तक सूचना आई है। और उस आरटीआई की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि जो आरटीआई के माध्यम से मिली हुई जानकारी है वो एकदम आधिकारिक है। हम उसको एज इट इज पब्लिश कर सकते हैं, लोगों तक पहुंचा सकते हैं। और मुझे लगता है जो भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार को मतलब खत्म करने के लिए कहीं ना कहीं आरटीआई एक बहुत बड़ा जो है माध्यम है जिससे अंकुश लगा है। अब जहां तक इसकी बात रही कि इसका दुरुपयोग तो देखिए पहले भी हर चीज का होता रहा है, आज भी हो रहा है। आरटीआई का दुरुपयोग वो चाहे सो कॉल्ड जर्नलिस्ट हो वो भी कर रहे हैं, या जो सो कॉल्ड जैसे भी अभी केजी सुरेश जी ने बताया कि जो ऐसे फुल टाइमर हैं जो इसी मतलब एक्टिविस्ट बन गए हैं, लगातार आरटीआई फाइल करना, उसके माध्यम से लोगों को ब्लैकमेल करना, अधिकारियों को, नेताओं को। तो वो जो है उसमें जहां तक अंकुश की बात है तो निसंदेह सरकार को उस पर सोचना पड़ेगा अंकुश लगाने के लिए। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से उसका दुरुपयोग बढ़ रहा है वो अंकुश जरूर सरकार कहीं ना कहीं लगाएगी और मुझे लगता है कि उसमें और सुधार होगा। जैसे कि जो मूल आरटीआई है, संशोधन के बाद जिस तरीके से चीजें उसमें अमेंडमेंट किए गए हैं तो काफी अब सोफिस्टिकेटेड फॉर्म में वो एक्ट आया है। तो आगे मुझे लगता है कि कुछ और संशोधन होंगे तो ये और अधिक जन उपयोगी और पत्रकारों के लिए भी बहुत उपयोगी हो सकेगा। आप इस YouTube चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर जरूर करिए।